नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गरीबी और बेरोजगारी। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं और इसका जो टारगेट है वो है एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के ऑल एग्जाम नॉन टेक्निकल। इसमें हम आपके सामने लेके आए हैं जितना भी अभी 2024 तक के एग्जाम हुए हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो इसमें क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक कवर कर लिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। गरीबी एक सामाजिक आर्थिक कॉन्सेप्ट है। आर्थिक कॉन्सेप्ट कैसा है, ये 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। हमारे देश में निरपेक्ष गरीबी को ही गरीबी का आधार माना जाता है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति उसे ना हो पा रही हो, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी ना हो पा रही हों, तो उस गरीबी को कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी हमेशा तुलनात्मक होती है और ये गिनी वक्र या लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, तुलना के हिसाब से ये गरीबी होती है कि कैसे, वो ऐसे कि एक होंडा सिटी, जिस किसी के पास 4 व्हीलर हो तो हो सकता है कि होंडा सिटी वाला जब ऑडी के साथ खड़ा हो तो गरीब कौन, होंडा सिटी वाला। लेकिन ऑडी फिर और महंगी गाड़ी के पास वाला खड़ा हो तो वो, तो ये यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो तुलनात्मक होता है। ऊपरी आय वर्ग की तुलना निचले आय वर्ग से जब की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को प्रचलित प्रतिफल दर पर काम ना मिले और वो काम करने को तैयार हो तब उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जितने भी अभी यहाँ हैं वो लेटेस्ट आए हुए होंगे। तो भारत में किस विधि का उपयोग किया जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सापेक्ष या निरपेक्ष या हेड काउंट मेथड। तो हमारे देश में हेड काउंट अनुपात देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि हेड काउंट माने सिर गिनना, गरीबी की रेखा का निर्धारण इसके आधार पर होता है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे या ऊपर रह रहा है, इसी के आधार पर हम बीपीएल और एपीएल में डिवाइड करते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको दिखाया जाता है। सापेक्ष और निरपेक्ष के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तुलना होती है। ओके, इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की वो पूर्ति ना कर पा रहा हो। नेक्स्ट, हेड काउंट रेशियो के अर्थ का सही वर्णन क्या है। ये भी आप देख रहे हैं 2022 में आया है कि जब औसत आय वाले लोगों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा के बराबर वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है। जब गरीबों की संख्या का आकलन, जल्दी से आप भी पढ़िए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है। जब गरीबी की संख्या का आकलन गरीबी रेखा के नीचे, अभी हमने पीछे भी बताया, से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर यही होगा, नीचे की जरूरत ही नहीं होगी पढ़ने की। ओके, दूसरे का आंसर क्या होगा, सी। निम्न में से कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है। तो इनमें से कौन सी गरीबी के लिए जो समितियां गठित की गई थी वो कौन सी नहीं है, तेंदुलकर समिति, कोठारी, लकड़वाला या अलग। तो इसका आंसर क्या होगा, कोठारी समिति। कोठारी समिति किससे संबंधित थी, तो शिक्षा से संबंधित थी। ये इसका उद्देश्य जो था शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षा करना, उसमें सुधार करना, इससे। ओके, थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति ने बताया था कि यहाँ पर, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है वो आधार किसने बताया था, तेंदुलकर समिति ने बताया था। लकड़वाला समिति ने कहा था कि जो गरीबी है उसका पैमाना गांव और शहरों के लिए अलग अलग होना चाहिए। इन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए
अलग अलग होना चाहिए। अलग समिति, वो भी गरीबी से संबंधित थी। इन्होंने न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को बताया, न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को बताया। और इसके आधार पर ही क्या हुआ है मित्रों, इसके आधार पर ही ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में, जल्दी से कमेंट कीजिए कि शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी को मापक माना गया है कि उससे नीचे, गरीबी रेखा से नीचे होंगे, अगर वो इतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों में कितना, क्या आपने कमेंट किया? तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यहाँ गांव और शहर में अंतर क्यों है? क्योंकि गांव में जो भी काम होता है वो मेहनत वाला ज़्यादा होता है, शहरों में काम मानसिक मेहनत का होता है, लेकिन शारीरिक मेहनत का काम शहरों में कम होता है। नेक्स्ट, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय जनगणना डेटा, कृषि उत्पाद डेटा, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण या राष्ट्रीय आय डेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी परिवार कितना उपभोग कर रहा है। रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन रेलवे के साथ साथ कई एग्जाम में पूछा गया, और एक नॉर्मली क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी से संबंधित है। इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? तो शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपए से कम होने पर व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर पहला ही होगा कि शहरी क्षेत्रों में कितना, 1407 रुपया। ओके, अब आगे भी देख लो, ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक व्यय ये 872 की जगह इन्होंने क्या बताया था, 972 रुपए से कम होने पर व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। क्लियर है ना इतना? नेक्स्ट, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति में किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है? जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति, ये हम पीछे समझा चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी, माने वो न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। सापेक्ष हम बता चुके हैं, इसमें केवल और केवल तुलना होती है। गरीबी अंतराल प्रतिबिंबित करता है, तो गरीबी अंतराल किसको प्रतिबिंबित करता है? विकसित देश और विकासशील देश के मध्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं में अंतर बिल्कुल गलत है। गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के मध्य अंतर को प्रतिबिंबित करता है गरीबी अंतराल। ओके, ये विकसित और विकासशील भी नहीं है, अमीर और गरीब भी नहीं है। क्या कि गरीबी रेखा और उसके नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के मध्य के अंतर को। ओके, गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापती है? केवल व्यय, आय, साक्षरता, बचत, आय और उपभोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आय स्तर और या उपभोग, क्योंकि उपभोग से अभी पीछे देखा कि 1407 इतने रुपए, तो ये क्या है? ये उपभोग है, कौन कितना खर्च कर पा रहा है। गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या है? अभी पीछे हम बता चुके हैं इसका आंसर। अब आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पीछे हमने बताया था। ओके, इसका आंसर हम नहीं देंगे, सारे लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, गिनी गुणांक किससे संबंधित है? अभी पीछे हमने थोड़ी सी चर्चा की। गिनी गुणांक किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति की दर नहीं, गरीबी सूचकांक, आय असमानता और व्यक्तिगत आय। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आय असमानता, इसके बारे में क्या बताया था कि ऊपरी 5 से 10% आय वर्ग की तुलना निम्न 5 से 10% के बीच में की जाती है। और ये क्या है? एक ग्राफ बनता है कि वो ग्राफ कितना नीचे या ऊपर जा रहा है। इसके बारे में हम जब आपको पूरा पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। गिनी गुणांक, और एक और होता है लॉरेंज वक्र, वो भी आय असमानता को प्रदर्शित करता है।
भारत में गरीबी रेखा के आकलन से किस संस्था का संबंध है? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। ओके, फिर इसका प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन करता है NSO। पीछे कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि NSO किस किस से मिलके बना है, एक कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके किस अंतराल पर अनुमान लगाया जाता है? तो किस अंतराल पर अनुमान लगाया जाता है? अभी ये क्वेश्चन आया है SSC MTS 2022 में। ये हर 5 साल पे अनुमान लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? तो बलवंत राय मेहता, चलैया, आबिद हुसैन या तेंदुलकर? तो इसका आंसर क्या होगा? तेंदुलकर समिति। क्लियर है ना? अब आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित थी? लघु उद्योगों के सुधार के लिए, लघु उद्योगों के लिए। चलैया समिति का गठन कर सुधार के लिए हुआ था, टैक्स में सुधार के लिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कमेंट कीजिए किसके लिए हुआ था? तो पंचायती राज प्रणाली के लिए बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही इसका गठन हुआ था और बाद में हमारे यहाँ 3 स्तर में इस प्रणाली को बांट दिया गया। किस राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक है? बिहार में। एक कमेंट कीजिए, किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। ये हम इसके बारे में पीछे वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कौन निम्न में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने ग्रंथ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया, गरीबी के बारे में बताया और इन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि भारत में गरीबी का सबसे मुख्य कारण क्या है? धन निष्कासन। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश लोग भारत से मैक्सिमम धन बाहर ले जा रहे हैं और इससे धन निष्कासन के सिद्धांत को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, इविल्स ऑफ इविल कहा। वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी श्रम संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो रहा होता है? इसका आंसर आप अपने बस बड़े आराम से दे सकते हो। और ये कब पूछा गया? क्योंकि पूछा भी गया है ग्रुप डी में 2022 में। तो किसमें कुशलतम उपयोग होता है? पूर्ण रोजगार में। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? एक क्षेत्र औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, इसे असंगठित भी कह सकते हैं। तो ये नौकरियां उच्च वेतन वाली होती हैं, नहीं। रोजगार अनुबंध लिखित ये भी नहीं होता है क्योंकि ये कैसा होता है? औपचारिक होता है, संगठित होता है। सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक सुरक्षा प्राप्त होती है, ये भी नहीं है। स्वरोजगार या अपंजीकृत लघु व्यवसाय शामिल इसमें होते हैं, असंगठित क्षेत्र में होता है ये। रोजगार विहीन वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ की सही परिभाषा क्या है? तो रोजगार विहीन वृद्धि, इसमें 2 बातें हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है लेकिन रोजगार में वृद्धि उतनी नहीं हो रही है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सही होगा? बताएं। यह एक आर्थिक घटना है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सापेक्ष अवधि में रोजगार का स्तर निम्न होता है। तो ये क्या, इसमें क्या है कि ये एक आर्थिक घटना है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सापेक्ष अवधि में रोजगार का स्तर निम्न होता है। नेक्स्ट, यह एक आर्थिक घटना है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए, ये ध्यान रखना, या घटाते हुए विकास करती है। नेक्स्ट, यह एक आर्थिक घटना है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि का स्तर घटता जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। यह है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, अगर रोजगार का स्तर घट रहा है तो वहां पर वृद्धि नहीं होगी केवल, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 2 में से कोई एक होगा। अब यहां आपको सोचना होगा क्या? रोजगार विहीन वृद्धि, इसका वृद्धि हो रही है
तो इसमें यह होता है कि रोजगार बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है या उतना ही रह सकता है। अगर रोजगार उतना है, वृद्धि लगातार हो रही है, तो भी रोजगार विहीन वृद्धि होगी। तो इसमें क्या होगा कि रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास करना इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बड़ा आसान है, अभी एमटीएस में आया 2020 में, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा इन पर भी चर्चा कर लें। बेरोजगारी किसे कहते हैं? कि कोई व्यक्ति प्रचलित प्रतिफल दर पर काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले, तब उसे कहते हैं बेरोजगार। और अगर काम करने को तैयार हो, काम ना मिले तो बेरोजगार, और काम करने को तैयार ना हो और काम ना मिले तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए कि काम करने को तैयार भी ना हो, काम भी ना मिले, तो ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ निठल्ले कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा चक्रीय बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी ओपन। मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि एक ऋतु या मौसम के आधार पर जब कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, अन्य दिनों में उन्हें रोजगार मिल जाता है। तो ये दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? हमारी कृषि में पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ मौसम सही होता है, मानसून सक्रिय होता है, काम मिल जाता है। जो कृषक मजदूर होते हैं और बाकी टाइम में पता चला कि बारिश हो गई, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है, काम नहीं है, तो ये बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। चक्रीय बेरोजगारी कैसे होता है? एक सर्किल में होता है। और ये किन देशों में होती है? ये विकासशील देशों में नहीं होती, ये विकसित देशों में पाई जाती है। एक सर्किल के हिसाब से होता है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर यह कंडीशन हुई कि अगर किसी भी कंपनी किसी भी देश में बहुत विकास कर लिया है और वहां पर क्या हुआ कि अब वहां का जो प्रोडक्ट है वो बिकना बंद हो गया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास 4-4 एप्पल फोन हो, 4-4 लग्जरी गाड़ी हो, तो वो क्या करेगा? वो 5वीं नहीं खरीदेगा। अब वो 5वीं खरीद नहीं रहा है तो उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया। जब प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है तो क्या करता है? वो अपने कर्मचारियों की छटनी करता है। कर्मचारी जॉबलेस हो जाते हैं। जब कर्मचारी जॉबलेस हो जाते हैं, जॉबलेस क्यों हुए? लोगों के पास पैसा है लेकिन प्रोडक्शन वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं रही, व्यक्तियों के पास सारे संसाधन पहले से हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ रोजगार कम होने लगता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अब लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद पोजीशन चेंज होती है, कंपनियां नए नए ऑफर लेके आती हैं कि आप क्या करें, आप i16 प्रो खरीदिए, फिर 16 प्रो मैक्स खरीदिए, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये फीचर्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो नए नए प्रोडक्ट फिर दोबारा से खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसा है उनके पास। विकासशील देशों में नहीं होता, हमारे यहाँ पैसा ही नहीं है, एक एप्पल तो बड़ी मुश्किल से आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कंपनी की पॉलिसी से क्या हुआ, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, डिमांड शुरू हुई। जैसे ही डिमांड शुरू होती है, कंपनी का प्रोडक्ट बिकने लगता है। अब यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट जैसे ही बिकने लगा तो बनने लगा, माल बनने लगा, तो जो लोग बेरोजगार हुए थे वो लोग दोबारा से उन्हें जॉब मिल जाती है। तो ये एक सर्किल में होता है। और ये कब और होता है, जब किसी भी देश में मंदी आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे, माल बिकना बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मंदी होगी। और महंगाई कब होती है, जब माल ज्यादा बिकता है। ओके, तो मंदी की स्थिति में कौन सी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, किन देशों में होती है, विकसित देशों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मंदी के परिणाम स्वरूप होने वाली बेरोजगारी कौन सी? अभी पीछे जस्ट अभी चर्चा की, कौन सी? चक्रीय बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी हम आपको समझा चुके हैं, अब 2 पे चर्चा कर लीजिए। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर का अभाव होता है, संरचना का अभाव होता है। कैसे? छोटे छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। जब इंफ्रा डेवलप नहीं है तो क्या होगा, वहाँ उद्योग धंधे पनप नहीं पाते। इससे क्या होगा, वहाँ बेरोजगारी रहेगी। तो ये बेरोजगारी कैसी होती है, संरचनात्मक, स्ट्रक्चर का अभाव होने के कारण। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसका एक और नाम है,
इसे हम खोज बेरोजगारी कहते हैं। ये भी किन देशों में होती है? ये भी विकसित देशों में होती है। अब इसके बारे में क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जॉब से अनसेटिस्फाई होता है, उसे और ज़्यादा की डिमांड होती है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो क्या करता है, अपना जिस प्रोफेशन में वो जॉब कर रहा था वो वहाँ से रिजाइन दे देता है, जॉब छोड़ देता है, और वो कुछ समय के लिए नई जॉब की तलाश में रहता है। कुछ समय के लिए, तो जितने समय के लिए वो नई जॉब की तलाश में रहता है, खोज कर रहा होता है, उतने समय के लिए वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी। दोबारा से उसे जॉब मिल जाती है, वो रोजगार हो जाता है। तो ऐसा भी कहाँ होगा? अब हमारे विकसित देशों में होगा, विकासशील देशों में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो बस मिल जाए 10,000 20,000, बाकी तो खैर सबसे बढ़िया ये यहाँ पे बेरोजगारी पता ही नहीं चलती है, क्योंकि बढ़िया रहा ये 4G और 5G, एयरटेल और जियो, इसने क्या किया, यहाँ बेरोजगारों को बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने दिया। कैसे? किसी भी जगह 2-4 किलोमीटर पे निकल जाओ, हर जगह कुछ लोग बस लगे पड़े हंसते हुए मिल जाएंगे, एक और मार दिया फ्री फायर, अन्यथा कोई ना कोई मैसेज तो पड़ ही रहा होता है। नेक्स्ट, तकनीकी प्रतिस्पर्धा व सरकारी नीतियों में बदलाव से होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो तकनीकी और प्रतिस्पर्धा व सरकारी नीतियों में स्ट्रक्चर का अभाव है। तो कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ लीजिए, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, और ये नॉर्मली किसमें होती है? विकासशील देशों में कृषि में होती है। इसमें क्या होता है कि बाहरी तौर पर तो लगे हुए प्रतीत होते हैं कृषि में, लेकिन उनकी उत्पादकता लगभग ना के बराबर होती है। तो क्या होता है, बाहरी तौर पर तो लगा हुआ है मामला, लेकिन उनका प्रोडक्शन में योगदान ना के बराबर है, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न। कैसे? एक फैमिली में 2 लोग हैं और एक की दोनों के पास 10-10 20-20 बीघा खेती है, 20-20 बीघा। एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक फैमिली में 2 लोग हैं, और दोनों खेती कर रहे हैं, दोनों परिवार। 4 के चारों इधर लगे हुए हैं, इधर 2 लगा हुआ है। तो जो 2 पैदा करेंगे, माना कि 4 से थोड़ा कम करेंगे, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उन्होंने वो प्रोडक्शन दुगना नहीं कर पाया। ऐसा नहीं होगा कि एक लोग अपने खेत में 50 क्विंटल पैदा कर लेगा तो दूसरा उतने ही बीघा में 100 कर लेगा, ये संभव नहीं है। हो सकता है कोई 60 क्विंटल कर ले, 10 क्विंटल बढ़ा ना, तो 10 क्विंटल 2 लोगों की वजह से बढ़ा है, और तो यहाँ रेशियो तो 25 हो गया। तो ये क्या है, ये बाहरी तौर पर तो लगे प्रतीत होते हैं कि बस चल पड़े खेतों में काम करने। ये बेरोजगारी कौन सी है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन कौन सी एजेंसी करती है? तो कौन सी एजेंसी करती है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा की है कि NSSO और CSO मिला के क्या हो गया है? NSO। क्लियर है ना? बिल्कुल। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।